brought to you by Infinix. एग्जाम मार्च में निपट गए और अकादमिक सेशन इस हफ्ते वापस शुरू हो गया। 6वीं से 12वीं क्लास के बच्चे वापस स्कूल जाने लगे। लेकिन इस साल एक बदलाव हुआ। बिल्डिंग वही, पढ़ाने वाले वही, पढ़ने वाले भी वही। बदल गई है तो पढ़ाई, सिलेबस। एनसीईआरटी ने 2022 में सिलेबस बदल दिया था। तय किए गए बदलावों के तहत नई किताबें बाजार में आ चुकी हैं। मुगल शासकों से जुड़े चैप्टर्स हटाने को लेकर विवाद चल ही रहा है, लेकिन अब मालूम चला कि छपकर आई नई किताबों में कुछ ऐसे भी बदलाव हैं जो तय नोटिफिकेशन में नहीं थे। क्या क्या गायब हुआ? नाथूराम गोडसे एक कट्टरपंथी हिंदू अखबार के संपादक थे। हिंदू कट्टरपंथी महात्मा गांधी से नाराज थे। ऐसे कई और प्रसंग, कई और बातें हैं जो अब नहीं पढ़ाई जाएंगी। एनसीईआरटी अब तक रैशनलाइजेशन का जो तर्क दे रही थी, उस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि सिलेबस को वाकई रैशनलाइज किया गया या फिर जैसा कि विपक्ष कह रहा है, इतिहास को अपने ढंग से दोबारा लिखने की कोशिश की जा रही है। इन्हीं सवालों से हम भी जूझेंगे आज के दिन की बड़ी खबर में। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद यानी एनसीईआरटी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली इस संस्था का काम है भारत में बच्चों की पढ़ाई से जुड़े विषयों पर शोध करे और पढ़ाई के नए तरीके भी सुझाए। लेकिन ये संस्था सबसे ज़्यादा मशहूर हुई अपनी किताबों के लिए। पहली से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए छपने वाली एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स की गुणवत्ता का अंदाज़ा आप ऐसे लगाइए कि भारत में क्लर्क से लेकर आईएएस तक हर प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाला अभ्यर्थी एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ता है। मुख्यतः एनसीईआरटी की किताबें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन दिल्ली जैसे कई राज्य हैं जहां राज्य सरकारों के स्कूलों में भी यही किताबें पढ़ाई जाती हैं। और माता पिता भी उन स्कूलों को तरजीह देते हैं जहां एनसीईआरटी वाली किताबें चलती हैं, क्योंकि इस क्वालिटी की किताबें किफ़ायती दाम में और कहीं नहीं मिलती। और इसी एनसीईआरटी की किताबों की गुणवत्ता और कंटेंट के साथ अब छेड़छाड़ का आरोप लग रहा है। बीते कुछ वर्षों में एनसीईआरटी की किताबों में जब जब बदलाव हुआ, हंगामा खड़ा हुआ। कीवर्ड्स आप जानते ही हैं, मुगल, नेहरू, गुजरात दंगे, आपातकाल, राजद्रोह, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, नक्सल आंदोलन, दलितों और अल्पसंख्यकों के हित। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस से जुड़ी रितिका चोपड़ा ने जून 2022 में इस पर 3 रिपोर्ट्स की एक सीरीज छापी थी। इसके मुताबिक 2014 से 2022 तक 3 बार एनसीईआरटी की किताबों की समीक्षा की जा चुकी है। पहली समीक्षा 2017 में हुई, जिसमें एनसीईआरटी ने 182 पाठ्यपुस्तकों में सुधार और डेटा अपडेट समेत 1334 बदलाव किए। दूसरी समीक्षा 2019 में तब के शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के कहने पर हुई। मकसद था छात्रों का बोझ कम करना। फिर तीसरी समीक्षा 2022 में हुई और अब मालूम चला है कि 2022 की समीक्षा में जो बदलाव नहीं सुझाए गए थे वो भी कर दिए गए। अपनी रिपोर्ट के लिए रितिका ने एनसीईआरटी की कक्षा 6 से 12वीं तक की हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और समाजशास्त्र की 21 किताबों का विस्तार से अध्ययन कर बताया कि एनसीईआरटी की किताबों में क्या क्या बदलाव किए गए। पहले इन बदलावों के बारे में जानते हैं, फिर उन वजहों पर आएंगे जो इनके पीछे बताई गई हैं। कक्षा 7 की इतिहास की किताब हमारा अतीत दूसरा हिस्सा, इसमें दिल्ली सल्तनत के विस्तार से जुड़े 3 पेज, खासतौर पर दक्षिण में सल्तनत के विस्तार को हटा दिया गया। इसी किताब के चैप्टर मुगल एम्पायर से भी कुछ चीज़ें हटाई गई हैं और ये मुगल बादशाहों से जुड़ी हुई हैं। बाबर, अकबर, उसके बीच में हुमायूं और उसके बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब, इनकी उपलब्धियां शामिल थीं इस चैप्टर में। हालांकि मुगल शासकों की उपलब्धियों और नीतियों के बारे में 12वीं की किताब में अभी भी बताया जाता है विस्तार से। 12वीं की बात हुई तो इसकी इतिहास की किताब के चैप्टर किंग्स एंड क्रॉनिकल्स द मुगल कोर्ट्स यानी भारतीय इतिहास में जो विषय नंबर 2 था उसे हटा दिया गया है। इसी तरह मुगल साम्राज्य के नाम के एक चैप्टर का नाम बदलकर मुगल 16वीं से 17वीं सदी कर दिया गया है। अकबर की नीतियों पर एक खंड को हटाया भी गया है, जिसमें अकबर के प्रशासन की विशेषताओं, अलग अलग लोगों के सामाजिक रीति रिवाजों और धर्मों में अकबर की रुचि और कैसे अकबर ने संस्कृत की किताबों का फारसी में अनुवाद कराया, ये सब बताया गया था। द दिल्ली सुल्तान्स चैप्टर का शीर्षक बदलकर अब दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी कर दिया गया है। महमूद गजनी के नाम से सुल्तान टाइटल हटा दिया गया है। साथ ही एक वाक्य भी जिसमें लिखा था कि उसने लगभग हर साल भारतीय उपमहाद्वीप पर छापा मारा, इसे बदलकर कर दिया गया कि उसने उपमहाद्वीप पर 17 बार 1000 से 1025 के बरस में धार्मिक मकसद से धावा बोला। ये अब नया वाक्य है।
एनसीईआरटी ने अवध, बंगाल और हैदराबाद के स्वतंत्र राजनीतिक राज्य जो पुराने मुगल प्रांतों से बने थे उन पर पूरे 5 पेज की जानकारी को 18वीं शताब्दी की राजनीतिक संरचना नाम के चैप्टर से हटा दिया है। राजपूतों, मराठों, सिखों और जाटों के नियंत्रण वाले राज्यों की जानकारी को बरकरार रखा गया है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी हटाई गई हैं। छात्रों को अब कक्षा 7 के इतिहास के सिलेबस में रूलर्स एंड बिल्डिंग्स नाम का चैप्टर नहीं पढ़ना होगा। इस चैप्टर में हिंदू राजाओं द्वारा निर्मित मंदिरों के आर्किटेक्चर और मुस्लिम शासकों द्वारा बनाई गई मस्जिदों, मकबरों और किलों के बारे में बताया गया था। कक्षा 11 के इतिहास में द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स चैप्टर को हटा दिया गया है। ये इस्लाम के उदय और मिस्र से अफगानिस्तान तक इसके विस्तार से संबंधित था, जो कि 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक इस्लामी सभ्यता का मुख्य क्षेत्र रहा। अब यहाँ एक चीज़ स्पष्ट कर देनी बहुत ज़रूरी है, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर चल रही है। कहा जा रहा है कि मुगलों से जुड़ा सारा इतिहास एनसीईआरटी ने हटा दिया। क्या वाकई ऐसा है? सुनिए इस पर एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश सकलानी क्या कहते हैं। ऐसा है कि फिर आपको वही बात समझनी पड़ेगी कि जब कंटेंट लोड करना कम करना है और 2 चैप्टर मुगलों के एक ही पीरियड के हैं, 16वीं 17वीं शताब्दी के 2 चैप्टर थे 12वीं की किताब में, और मुगल दरबार में क्या होता है, कैसे बादशाह बैठते हैं, कहाँ पे वजीर बैठेगा, कहाँ पे वो बैठेगा, ये सब पढ़ाना जरूरी है, या उन्होंने जो काम किए वो जरूरी है। अगर एक्सपर्ट को ये लगा कि उनकी नीतियों के बारे में पढ़ाना चाहिए, तो नाम तो उनका आ ही रहा है ना वहां भी। 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी में बाबर से लेके औरंगजेब तक सब हुए। उन्होंने क्या पीजेंट्स के लिए किया, क्या जमींदारी व्यवस्था की। इरफान हबीब ने तो एग्रीरियन सिस्टम इन मुगल पीरियड पे लिखा है, तो उनको नहीं पूछा लोगों ने कि आपने क्यों नहीं लिखा उनके दरबार के बारे में। उन्होंने एग्रीरियन सिस्टम के बारे में लिखा ना, वो भी तो बड़े इतिहासकार है ना। उन्होंने एग्रीरियन सोसाइटी के बारे में लिखा है, उसी एग्रीरियन सोसाइटी के बारे में चैप्टर रखा गया है। और एक्सपर्ट का ये ओपिनियन था कि भाई इनके नाम तो सब आ ही रहे हैं इसमें, जिसने जो काम किया, तो ये ज्यादा बड़ा चैप्टर है, ज्यादा अच्छा चैप्टर है, इसमें से बच्चे ज्यादा समझ बना पाएंगे उसको। और कंटेंट लोड कम करना है तो कंटेंट लोड करने की वजह से कंपेरेटिवली उन्होंने एनालिसिस किया, और एक हटाना था तो उन्होंने वो हटाया जिसके कोई। हाँ, आपने एनसीईआरटी डायरेक्टर का पक्ष सुना, अब उन रिपोर्टर का पक्ष भी सुनिए जिन्होंने इन टेक्स्ट बुक का सांगोपांग अध्ययन किया। इंडियन एक्सप्रेस से जुड़ी रितिका चोपड़ा। हाँ, एनसीईआरटी ने अपनी किताबों में काफी बदलाव लाए हैं, और वो बदलाव लाते समय उन्होंने कई चैप्टर हटाए हैं किताबों में से। उनमें से ऐसे भी कई चैप्टर हैं या ऐसे कई पन्ने हैं जिसमें मुगलों के बारे में बात की गई है। लेकिन ये कहना गलत होगा कि उन्होंने मुगलों का नामो निशान मिटा दिया है किताबों से। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी भी इतिहास की पुस्तकों में और पॉलिटिकल साइंस की किताबों में मुगलों के बारे में बात की गई है। लेकिन जब ये कटौतियां की जा रही थी, जब ये लिस्ट बनाई जा रही थी कि कौन कौन से हिस्से हटाए जाएं, ये जरूर है कि उन कटौतियों की लिस्ट में कई सारी कटौतियां जो हैं वो उन पन्नों पर हैं या उन चैप्टरों में हैं जिसमें या तो मुसलमान जो राजा थे उनके बारे में है या मुगलों के बारे में। बट ये कहना गलत होगा कि उनका नामो निशान मिटाया गया है किताबों से। मुगलों और दिल्ली सल्तनत के अलावा आधुनिक इतिहास में भी कई बदलाव किए गए हैं। 12वीं की राजनीति विज्ञान की किताब पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में गुजरात दंगों से जुड़े 2 पेज अब हटा दिए गए हैं। पहले पेज में गुजरात दंगों की पूरी रूपरेखा पर बात की गई थी कि कैसे गोधरा में कार सेवकों को ट्रेन में जलाकर मारा गया और उसके बाद गुजरात में दंगे भड़क गए। मानवाधिकार आयोग ने कहा था कि सरकार हिंसा को रोकने में पूरी तरह विफल रही। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए की गई टिप्पणी को भी हटा दिया है। वाजपेयी ने कहा था, मेरा मुख्यमंत्री के लिए एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। 12वीं की राजनीति विज्ञान की किताब पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में आपातकाल से जुड़े 5 पन्ने भी कम कर दिए गए हैं। चैप्टर का नाम है द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। इस चैप्टर में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा किए गए सत्ता के दुरुपयोग के बारे में बताया गया था। इस चैप्टर में बताया गया था कि कैसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, मीडिया पर बैन लगाया गया, जेल के अंदर टॉर्चर किया गया और जेल में कस्टोडियल डेथ्स भी हुई। चैप्टर के हटाए गए हिस्से में मई 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाए गए जेसी शाह कमीशन की रिपोर्ट भी थी, जिसमें बताया गया था कि इंदिरा सरकार ने कैसे सत्ता का दुरुपयोग किया।
12वीं की किताब से राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट नाम के चैप्टर को भी हटा दिया गया है। इसमें उत्तराखंड में 1970 के दशक में हुए चिपको आंदोलन की यात्रा, इसी दौर में महाराष्ट्र में हुए दलित पैंथर्स के उभार, 80 के दशक के कृषि आंदोलन, खासतौर से भारतीय किसान संघ के नेतृत्व वाले संघर्ष के बारे में बताया गया था। इसमें आंध्र प्रदेश के शराब विरोधी आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसने मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियों पर सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण का विरोध किया था, और सूचना के अधिकार के लिए आंदोलन भी शामिल थे। कक्षा 6 की इतिहास की किताब में एक चैप्टर है, नाम है अशोक द एम्परर हु गेव अप द वॉर। इस चैप्टर में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का उद्धरण था। उन्होंने कहा था, अशोक द्वारा दी गई सीखों से हम अभी भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी तरह कक्षा 12वीं की समाजशास्त्र की किताब में भाखड़ा नांगल बांध पर नेहरू की टिप्पणी थी, इन्हें हटा दिया गया है। ये सारे बदलाव पिछले साल जून 2022 तक हो चुके थे, लेकिन जून तक स्कूल का सेशन शुरू हो चुका था, इसलिए उसी साल से इन्हें लागू नहीं किया जा सका। अब इसे इस साल लागू किया जा रहा है, लेकिन जब नई किताबें आईं तो नज़र आया कि उसमें कुछ और बदलाव भी हैं जो पिछले साल जारी नोटिफिकेशन में नहीं थे। कुछ वाक्यांश पढ़ते हैं जो इन किताबों से हटाए गए हैं। वो लोग गांधी को खास तौर पर नापसंद करते थे जो चाहते थे कि हिंदू बदला लें, या जो चाहते थे कि भारत हिंदुओं के लिए एक देश बने, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान मुसलमानों के लिए था। ये एक वाक्य है। गांधी के हिंदू मुस्लिम एकता के दृढ़ प्रयासों ने हिंदू कट्टरपंथियों को इतना उकसाया कि उन्होंने गांधी जी की हत्या के कई प्रयास किए। वाक्य नंबर 2। वाक्य नंबर 3 पर ध्यान दीजिए। गांधी की मृत्यु का देश में सांप्रदायिक स्थिति पर बड़ा प्रभाव पड़ा। भारत सरकार ने सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाले संगठनों पर नकेल कसी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। ये शब्दशाह वो वाक्यांश हैं जो 12वीं की राजनीतिक विज्ञान की किताब में पढ़ाए जाते थे, पर इस साल की छपाई में हटा दिए गए हैं। राजनीतिक विज्ञान के अलावा इतिहास की किताबों में भी बदलाव हैं। इतिहास की किताब से महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के बारे में कुछ जानकारियां हटाई गई हैं। क्या जानकारियां हटाई गई? गोडसे पुणे के ब्राह्मण थे। गोडसे एक कट्टरपंथी हिंदू अखबार का संपादक था जिसने गांधी जी को मुसलमानों का तुष्टीकरण करने वाला बताया था। एनसीईआरटी के निदेशक ने 2022 वाले बदलावों पर अपनी बात रखी, जो हमने आपको कुछ देर पहले बताई। जिन बदलावों का हमने अभी जिक्र किया उसे लेकर एनसीईआरटी का अभी तक बयान नहीं आया है, इसलिए हमने एक बार फिर से पत्रकार महोदया से पूछा कि इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है। कि जब ये उन्होंने पूरी प्रक्रिया शुरू की थी बदलाव लाने की, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि कोविड महामारी के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, टीचर अपना सिलेबस नहीं खत्म कर पा रहे हैं, और काफी समय ऐसे ही जाया गया है क्योंकि लॉकडाउन था। तो इस सब को देखते हुए हम चाहते हैं कि बच्चों का जो करिकुलम लोड है या सिलेबस लोड है उसको कम किया जाए, और कम करने के लिए हम एक इंटरनल एक्सरसाइज कर रहे हैं, देखने के लिए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो शायद एक क्लास में ऑलरेडी पढ़ाई, किसी छोटी कक्षा में ऑलरेडी पढ़ा चुके हों टीचर्स, और बड़ी कक्षा में भी आप उसे पढ़ रहे हैं, तो जहां जहां पे रेपिटेशंस हैं हम उसे हटा दें, या ऐसी कोई चीजें जो हमें अभी के लिए जरूरी नहीं लगती हैं हम उनसे हटा दें, ताकि महामारी के कारण जो बच्चे ठीक से एक तरह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ाई में काफी बाधाएं आ रही हैं, उसको नजर में रखते हुए हम बच्चों पे इतना पढ़ाई का भार नहीं डालना चाहते। तो ये एनसीईआरटी का ऑफिशियल रीजन था कि वो कि पुस्तकों में ये बदलाव ला रहे हैं। जब ये अनाउंस किया गया था, हम सबको पता था कि एक तरह से कई हद तक 20 या शायद इवन 30% तक पुस्तकों में बदलाव आ सकते हैं, क्योंकि उस वक्त जो ऑब्जेक्टिव या लक्ष्य ये था कि अभी के लिए हम इसे हटा रहे हैं। हमें उस वक्त ये नहीं पता था कि ये जो भी चेंजेस लाए जा रहे हैं ये परमानेंट होंगे अपने एक नेचर में। हमें लगा कि महामारी कारण इसे लाया जाएगा, और अब जैसे सारे बच्चे स्कूल वापस चले गए हैं और सब बोर्ड्स, यहाँ तक कि सीबीएसई भी पूरे 100% सिलेबस पे अब आपका टेस्ट कर रहा है। पहले उन्होंने छटनी की थी, 30% की छटनी की थी, सिलेबस कम किया था 30% से, लेकिन अब सीबीएसई इस साल से पूरे 100% पे आपको पढ़ाई कराई जाएगी। तो हमें ये नहीं पता था कि जो पिछले साल इन्हें अनाउंस किया था वो इस साल भी रहेगा, और एक तरह से रिप्रिंटेड किताबों में ऐसे आ जाएगा कि अब जब तक कि नई किताबें नहीं आती एनसीएफ के आधार पे, जो शायद उसको साल या 2 साल लग जाए, बच्चे अब यही किताबें इसी रूप में पढ़ेंगे। मैं बहुत विश्वास के साथ नहीं कह सकती, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि काफी सारे ये जो बदलाव थे वो किसी तरह मेल खाते थे जो हमारी भाजपा पार्टी है जो अभी सरकार में है
उनके नेता जो पब्लिक प्लेटफॉर्म में क्या कह रहे हैं उससे काफी मेल खा रहा था। आप देखेंगे हमारे कई मिनिस्टर और नेता हैं जो पब्लिक प्लेटफॉर्म रैलियों में अपनी स्पीचों में कहते हैं कि हमारे इतिहास की किताबों में ऐसा क्यों है कि सिर्फ मुसलमान राजाओं के बारे में हम पढ़ते हैं हमारे बच्चे, और सिर्फ मुगलों के बारे में पढ़ते हैं। हमारे इतिहास को बदलने का समय आ चुका है। तो जब मैं वो स्टेटमेंट सुनती हूँ और फिर मैं जो किताबों में बदलाव आए हैं इन दोनों को एक साथ देखती हूँ, तो हाँ, कई हद तक जो राजनीतिक तौर पे बयान दिए जा रहे हैं पुस्तकों पे और एक्चुअली जो हो रहा है वो काफी मेल खा रहा है। तो हमारी रिपोर्टों से एक ये सवाल जरूर उठता है कि क्या ये बदलाव के पीछे शायद कारण राजनीतिक था। जरूरी नहीं है कि सिर्फ महामारी के कारण ही था, क्योंकि आप ये भी देखेंगे कि एक अलग बात है कि आप पूरा पूरा चैप्टर हटा दे भार कम करने के लिए। ऐसा क्यों है कि कुछ पन्नों से आप 2 लाइन छोड़ रहे हैं, 3 लाइन छोड़ रहे हैं, और वो 2 और 3 लाइन के हटने के बाद उस पन्ने का थोड़ा सा मतलब अलग सा हो जाता है। मतलब आप अगर जो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हटा दें, उससे करिकुलम लोड नहीं कम हुआ, बच्चों का सिलेबस का लोड तो 3 पंक्ति हटाने से कम नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन उस पन्ने का या उस टॉपिक का मतलब हल्का सा बदल सकता है। तो मुझे देख के ये जरूर लगा कि हाँ, ये जो बदलाव है कई हद तक जो राजनीतिक बयान दिए गए हैं उनसे मेल खा रहे हैं। और दूसरा कि ये कुछ कुछ पंक्तियां बहुत सिलेक्टिव चेंजेस, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, सिलेक्टिव चेंजेस करने का ऑफिशियली कोई कारण नहीं था। अनऑफिशियली मैं शायद किसी हद तक अज्यूम कर सकती हूँ कि ये शायद मोटिवेटेड थे, इसके पीछे कोई एकेडमिक कारण शायद नहीं था, क्योंकि एकेडमिक कारण तो करिकुलम लोड कम करना था और वो इसमें बैठ नहीं। एनसीईआरटी के सिलेबस में हुए बदलावों को विपक्ष ने इतिहास का डिस्टॉर्शन बताया, यानी ये कहा कि इसे तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। सांसद राज्यसभा के कपिल सिब्बल, उन्होंने तो बाकायदा हटाए गए हिस्सों की पूरी लिस्ट ट्वीट की और लिखा कि ये मोदी जी के भारत के तहत चल रहा है कि आधुनिक भारत का इतिहास 2014 से शुरू हुआ। राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी ट्वीट किया, लिखा कि वो ये नहीं समझते कि मेमोरी इरेजर्स इतिहास नहीं मिटा सकते। ये तो केंद्र की राजनीति की बात हो गई, पर क्या राज्य की राजनीति पर, जहां भाजपा शासित नहीं है राज्य, वहां पर इसका असर पड़ेगा? जैसा हमने आपको शुरू में कहा था, कई राज्य हैं जहां एनसीईआरटी किताबें राज्यों के स्कूलों में भी पढ़ाई जाती हैं। मसलन राजस्थान, वहाँ के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला का बयान आया। उन्होंने कहा कि इतिहास के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनकी मृत्यु कैसे हुई इन तथ्यों को वैसे ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए जैसे वे हैं, ना कि छेड़छाड़ के बाद। राजस्थान के स्कूलों में कुछ कक्षाओं के लिए एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों का इस्तेमाल किया जाता है। हम नई पुस्तकों की जाँच करेंगे और आगे क्या करना है इस पर निर्णय लेंगे। बंगाल के शिक्षा मंत्री का भी बयान आया कि टीएमसी सरकार इतिहास में किसी भी संशोधन के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इतिहास का अर्थ है बीती घटनाओं का अध्ययन, विशेष रूप से मानवीय मामलों में। इसलिए मेरी राय में जो घटनाएं पहले हो चुकी हैं उन्हें हटाना इतिहास की आत्मा से विपथन है, यानी विचलन है। विपक्ष की ओर से केंद्र पर आरोप लगाए गए तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी विस्तार से जवाब आए। देखिए, हमारी संस्कृति हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हम अपने सभी नई पीढ़ी को अपनी विरासत से परिचय कराना चाहते हैं। पुराने काल में हमारी संस्कृति से लोगों को वंचित किया जा रहा था, लोगों को बताया नहीं जा रहा था। हम अपनी असली संस्कृति को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। विपक्षियों से पूछना चाहिए कि हिंदुस्तान की इस आज़ाद और इस पीढ़ियों को कब तक हम गुलामी के इतिहास को बताते रहेंगे। हमें आज एक क्या नए इतिहास की जरूरत नहीं है कि जिसमें अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आज भी हम क्या, जिन्होंने हम पे मोरों में जुल्म किया, हम उनका महिमा मंडन और उनके इतिहास को पढ़ते रहें। हमने आपको पहले भी कई बार कहा, नेता पार्टी लाइन से बंधे होते हैं, इसलिए अपनी लीग से हटकर कुछ कहें इसकी उम्मीद करना बेकार है। इसलिए हमने इस विषय पर एक्सपर्ट से बात की, अलग अलग धाराओं के। जो महात्मा गांधी और आरएसएस से जुड़े हुए प्रसंग थे वो महात्मा गांधी की हत्या को लेकर थे, और वामपंथी इतिहासकार या कांग्रेस के इतिहास बराबर ये कहते रहे कि आरएसएस का उसमें हाथ है। जबकि कई कमीशन बैठे, खोसला कमीशन बैठा था, उसके अलावा नाथूराम गोडसे के ट्रायल के जजमेंट में सब जगह पाया गया कि आरएसएस का इससे कोई हाथ नहीं है, आरएसएस का दूर दूर तक लेना नहीं है। अब ये तो जबरदस्ती वाली बात है कि आप क्योंकि सत्ता में हैं, इतिहास लिखने वाले आपके कहे में हैं, तो आप जो तबीयत आए लिखवा कर, और उसको जो यंग जनरेशन है, जो पीढ़ी है, पीढ़ी दर पीढ़ी, आप उसके माइंड को पॉइजन करते रहिए। तो वास्तविकता यह है कि यह बात 1950-52 के बाद
नहीं लिखी जानी चाहिए थी, नहीं कही जानी चाहिए। अगर आप अदालतों का सम्मान करते हैं, और अदालतें कोई बीजेपी के जमाने की थी नहीं, जनसंघ के जमाने की तो है नहीं। जवाहरलाल नेहरू ने बैठाया था ना कमीशन, अदालत तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहने पे बैठाई गई थी। तो उनकी भी बात नहीं मानेंगे। आप आरएसएस से नहीं एग्री करते तो आप जो तबीयत है वो गाली देते रहेंगे। मेरे ख्याल से ये काम बहुत 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 पहले हो जाना चाहिए था। या कायदे की बात तो ये है, इतिहास में ऐसी किसी बात के लिए स्थान नहीं है जो कहा सुनी के लिए कहा जाए या किसी दूसरे को बदनाम करने के लिए कहा जाए। अब भारत के इतिहास में आप अगर मुग़लों का इतिहास निकाल लें तो 200 साल के बारे में तो हमें कुछ मालूम ही नहीं रहेगा। ताजमहल को भी आप निकाल लें, फिर ज़ाहिर है मुग़लों का इतिहास नहीं होगा तो ताजमहल भी नहीं होगा। तो हिंदुस्तान के कल्चर के एक बड़े हिस्से को आप निकाल लेंगे। दूसरी चीज़ ये भूल जाते हैं कि मुग़ल थे, बाहर से आए थे, लेकिन वो तो यहाँ आबाद हो गए। वो कोई यहाँ की दौलत रुपया बाहर तो भेजते नहीं थे, यहीं के बाशिंदे हो गए। शादी ब्याह से वैसे भी हिंदुस्तानी हो गए। जहांगीर की माँ भी हिंदुस्तानी थी, शाहजहाँ की माँ भी हिंदुस्तानी थी। तो किसी तरह ये नहीं कहा जा सकता कि वो बाहर के थे। तो अब कैसे आप इतिहास को से किसी 200 साल के इतिहास को आप कैसे खारिज कर सकते, और बेकार उनको बाहर का बताने के लिए, जबकि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे ये मालूम हो कि भारत को उन्होंने लूटा हो और बाहर दौलत भेजी हो। पढ़ाई लिखाई का मूल मकसद क्या है कि हमारे दिमाग के कपाट खुलें, सोचने की तासीर तैयार हो। बचपन में हमें कहानियां सुनाई जाती हैं। राजा राम ने न्याय की स्थापना के लिए रावण का वध किया। पैगंबर मोहम्मद ने कबीलाई समाज में एक व्यवस्था बनाने की कोशिश की। फिर इन कहानियों में इतिहास से संदर्भ जुड़े, हमारी आज़ादी के संग्राम की कहानियां जुड़ी, गांधी, बोस और भगत सिंह जुड़े। इन कहानियों को बच्चों के दिमाग में पैबस्त करने का मकसद होता है कि वो समाज और देश के बारे में सोचें। इसके बाद आती है समकालीन राजनीति, ताकि हम जानें कि हम जहाँ तक पहुँचे वहाँ तक पहुँचने का सफ़र कैसा था, अच्छा किया तो क्या, बुरा किया तो क्या, ताकि आगे क्या नहीं करना इसकी दिशा स्पष्ट हो। लेकिन अगर पता ही ना हो कि अतीत में हुआ क्या, तो फिर सोच आएगी कैसे। ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है जो लगातार ये कहता है कि आज़ादी के बाद से जो नेहरूवियन स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स है उसका बहुत गहरा इम्प्रेशन रहा हिंदुस्तान में पाठ्य पुस्तकों के लेखन में। बार बार कहा जाता है कि जब मध्यकाल का इतिहास लिखा गया तो उत्तर भारत पर सल्तनत काल और मुगलों पर ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दिया गया, जबकि इनके समकालीन पूर्व में, दक्षिण में कई महान साम्राज्य थे जिन पर ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए हमने एक और इतिहासकार से बात की इसी सवाल के साथ। नहीं, बिल्कुल हिस्ट्री नॉर्थ सेंट्रिक है। वो नॉर्थ सेंट्रिज्म आई थिंक ब्रिटिश के समय से आया है, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट जब ब्रिटिश ने इंडिया की हिस्ट्री देखनी शुरू की तो उन्होंने ये एक एम्पायर थ्योरी बनाई कि सबसे बड़े एम्पायर्स जो हैं वो नॉर्थ में ही बने हैं, स्टार्टिंग विद से मगधन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, फिर गुप्ता एम्पायर, फिर उसके बाद आपका सल्तनत आ जाता है, फिर मुगल एम्पायर। सो जो एम्पायर का आइडिया है, और क्योंकि इसी बिना पे उन्होंने अपना ब्रिटिश एम्पायर को भी लास्ट में रखा, जो जिसकी कैपिटल दिल्ली में है। सो जब दिल्ली को कैपिटल ब्रिटिश बना रहे थे तभी नॉर्थ सेंट्रिज्म आया हिस्ट्री का, जिसमें नॉर्थ की हिस्ट्री को ज्यादा स्टडी किया जाता था। बाद में भी जब कॉलोनियल सर्वेयर्स आते गए तब भी उनका आइडिया ये था कि कल्चर पहले नॉर्थ में आया और फिर साउथ में लेके गया, जो कि बहुत ही डिस्टर्बिंग आइडिया है। उसको रेशियल थ्योरी से भी जोड़ के देखा जाता है। आर्यन माइग्रेशन पे भी उनके बड़े रेशियल ओपिनियंस थे, जो बाद में फिर हिटलर ने भी बहुत खराब तरीके से यूज किए थे। आई थिंक नॉर्थ सेंट्रिज्म वहां से शुरू होता है। प्रॉब्लम हमारी ये रही कि जब हम कॉलोनियल मोल्ड से बाहर आए तब हमने कभी भी इसको रिवाइज नहीं किया, या अगर रिवाइज किया तो बहुत कम रिवाइज किया। जब इंडिपेंडेंस शुरू हुई तब जो हिस्ट्रीज होती थी, जैसे कि नीलकंठ शास्त्री की हिस्ट्री है चोलास वगैरह पे, तब वो एक रिएक्शनरी हिस्ट्री थी, जहां आपको भी साउथ में एक एम्पायर क्रिएट करना था, तो आपने फिर विजयनगर एम्पायर क्रिएट कर दिया, चोला एम्पायर क्रिएट कर। ये नहीं समझे कि जो आइडिया है इतने बड़े बड़े एम्पायर क्रिएट करने का, वो अपने आप में ही थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है, उसको भी क्वेश्चन मार्क करके देखना चाहिए। तो नॉर्थ सेंट्रिक बायस तो है और कहीं ना कहीं अभी भी है। दूसरा ये भी कहीं ना कहीं है कि
कि नॉर्थ सेंट्रिक बायस इसलिए भी रहा, स्पेशली अगर मैं कहूँ सल्तनत मुगल टाइम्स में, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे से हुई है। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन देखिए मुगल्स की, तो बहुत हर छोटी छोटी चीज को उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है, हर चीज की रिकॉर्ड कीपिंग है, तो उसमें ना रिसर्च करना थोड़ा आसान हो जाता है। इसीलिए आई थिंक वहां रिसर्च सबसे ज्यादा हुई है अभी तक। चोलाज में इतनी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। अब क्योंकि आर्कियोलॉजी आ गई है, इंस्क्रिप्शंस को भी हम एक अच्छा सोर्स मानने लग गए हैं, तो अब हम उसको भी थोड़ा देखने लग गए हैं। बट नॉर्थ सेंट्रिक बायस मुझे लगता है अभी भी हमारी हिस्ट्री में सर्टनली है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इतिहास अमिट नहीं है, नए नए साक्ष्य आते हैं, नई नई व्याख्याएं आती हैं, लेकिन तथ्यों को आप अपनी सहूलियत, अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से हटा या घटा नहीं सकते हैं। हमारा ये दायित्व है कि हम इतिहास को संपूर्ण उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में पढ़ें और उसके हिसाब से मूल्यांकन करें। इतिहास सबक सिखाने के लिए है। इतिहास आपके अंदर वो हंस बुद्धि लाने के लिए भी है जो कवि सत्यों में बताई जाती है, जो नीर और क्षीर का फर्क जानती है, विवेक जानती है। विवेक देर से आता है, लेकिन किसी भी देश के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी प्रज्ञा की जागृति के लिए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके और हमारे घरों के बच्चों को या हमें और आपको इतिहास में क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा था, इस पर ज़ोरदार बहस हो, लेकिन इस बहस में ज़्यादा से ज़्यादा इतिहासकार शामिल रहें, कम से कम नेतागिरी हो, ये भी ज़रूरी है। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि। सिर्फ 59 रुपये महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।